उस कवि का क्या मनोदशा थी, उस समय कौन से आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लोग कैसे संघर्ष कर रहे थे, उस कविता से कोई मतलब नहीं है। कविता में किस तरह से प्राकृतिक वातावरण का वर्णन है या किसी मनोविश्लेषणवाद का वर्णन है, उन सबसे कोई मतलब नहीं। आजकल जो यूजीसी नेट का पैटर्न है, जो कविता पूछी जा रही है, उसमें क्या है कि कविता याद कर लीजिए आप, उसकी 4 लाइन दे दी जाएगी अलग अलग पोर्शन से, और आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो आपको उसके भावार्थ, व्याख्या, क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, इससे कोई मतलब नहीं। आप कविता याद करिए और सीक्वेंस लगाइए, 2 नंबर लेके जाइए। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा था, हम पीजी में 90% स्कोर किए थे, तो हमारा तो बहुत अच्छा है तैयारी, हिंदी में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, एकेडमिक जो होता है वो अलग बात है। एकेडमिक में आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का आप प्रस्तावना लिखे, मेन बॉडी लिखे, कंक्लूजन लिख दिया, आपको नंबर मिल गया। आप किसी तरह से भी एग्जामिनर को लपेट देंगे, नंबर आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम में क्या हो जाता है कि आप हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज बात करेंगे कि हिंदी से यूजीसी नेट की तैयारी कैसे किया जाए और कम समय में कैसे इसमें सफलता पाई जाए। दरअसल क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जानकारी के अभाव में या कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है तो इधर उधर भटक जाते हैं और समय बीतता जाता है और चीज़ें कठिन होती जाती हैं। और ये मैं खुद का अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब लोग सरस्वती पांडे की किताब और एजीपी को पढ़ करके नेट जेआरएफ हो जा रहे थे, तब से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। और हम लोग हमेशा किस मैटर को पढ़ें, क्या ना पढ़ें, उन सब चीज़ों के पीछे भागते रहे और चीज़ें जो सफलता होती हैं वो मिलने में देरी होने लगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे जहन में नहीं होती हैं और हम लोग, तो उसी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभी बच्चे सीनियर गलत एडवाइस दे देते हैं, या हम लोग अपना पर्सनल बता रहे हैं कि जैसे क्या हुआ था ना कि जितने भी सीनियर थे या जो भी, उन लोगों का यही कहना था कि रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ो, बच्चन की किताब पढ़ो। रामचंद्र शुक्ल से मतलब आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन का दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास पढ़ो, उसके बाद रामचंद्र तिवारी का इतिहास पढ़ो। और मोटी मोटा मेरा मानना ये है कि जैसे आप इन सभी लोगों का इतिहास आप एक जगह रखते हैं और यूजीसी नेट का पेपर एक जगह रखते हैं, आप इनके पूरे इतिहास से क्वेश्चन मिला लीजिए और यूजीसी नेट का पेपर देख लीजिए जो पिछले वर्ष पूछा गया है, उसमें देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। यानी कि आप पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद भी 10-5 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में पूरा पैटर्न क्या है, पूरा पूछना क्या है। अब बताइए, लड़का रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेकर के बैठा, 4 पेज पढ़ा, नींद आ गई, सो गया, पूरा पैटर्न देख ही नहीं रहा है सिलेबस का। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि सिलेबस देखिए। अभी जो दिसंबर में आपका पेपर होगा और जो इसके पहले जून में हुआ है, जून में हुआ है उसका मैं बता रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के किताब से सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछा था। मान लीजिए यदि आप रामचंद्र शुक्ल की किताब नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका एक ही स्टेटमेंट गलत होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आपके कविता वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आप कविता को किस वे में पढ़ेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आप ये देखते हैं कि जो कविताओं से प्रश्न बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर ये नोटिस किया जा रहा है कि कविता क्यों लिखी गई, किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, उस कवि का क्या मनोदशा थी, उस समय कौन से आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लोग कैसे संघर्ष कर रहे थे, उस कविता से कोई मतलब नहीं है। कविता में किस तरह से प्राकृतिक वातावरण का वर्णन है या किसी मनोविश्लेषणवाद का वर्णन है, उन सबसे कोई मतलब नहीं। आजकल जो यूजीसी नेट का पैटर्न है, जो कविता पूछी जा रही है, उसमें क्या है कि कविता याद कर लीजिए आप, उसकी 4 लाइन दे दी जाएगी अलग अलग पोर्शन से, और आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो आपको उसके भावार्थ, व्याख्या, क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, इससे कोई मतलब नहीं। आप कविता याद करिए और सीक्वेंस लगाइए, 2 नंबर लेके जाइए। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस पे। कोई भी एग्जाम देने से पहले आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, उसका पैटर्न पूरा होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको मालूम होगा कि आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 पेपर होते हैं। आपका फर्स्ट पेपर में आपका
50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में आपका 100 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपका होता है वो रिसर्च पोर्शन, शिक्षण, आपका हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, आईसीटी, इन सब पोर्शन से होता है। उसमें मैथ रीजनिंग, जीके, मैथ रीजनिंग भी पोर्शन में शामिल है। लेकिन जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है उसमें आपका हिंदी का पूरा सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका भाषा विज्ञान, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र में आपका भारतीय पोर्शन भी है और पाश्चात्य भी है। उसके बाद वैचारिक पृष्ठभूमि है, जिसमें सभी दर्शनों को शामिल किया गया है, लोहिया दर्शन से लेकर के अंबेडकर दर्शन, स्त्रीवाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, मनोविश्लेषणवाद, ये सब पूरे शामिल किए गए हैं। उसी तरह उसी क्रम में आपका कविता, कहानी, नाटक, निबंध, ये अलग से टेक्स्ट पार्ट लगे हुए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपके जो टेक्स्ट पार्ट हैं। टेक्स्ट पार्ट में आपका कविता पूरा पढ़ जानी है, कहानी भी पढ़नी है। और देखिए, आपको पढ़ने की जो स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। कम से कम यदि आप 150 पेज अगर पढ़ पाते हैं पर डे के हिसाब से, तभी आप जितने भी उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, जीवनी, आत्मकथा जो भी लगे हुए हैं उसको आप कवर कर पाएंगे। यदि आप 150 पेज या 200 पेज तक पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है तो आप 6 महीना साल भर लगा देंगे, आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए हम गोदान का ही ऑप्शन लेते हैं, जैसे गोदान है, गोदान आपका 300 पेज का उपन्यास है, 300 से प्लस ही चला जाता है। यदि आप 150 पेज पढ़ते हैं तभी आपको 2 दिन लग जाएगा गोदान पढ़ने में। तो इस तरह से आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए ताकि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी पढ़ सकें। अब तो प्रश्नों को पूछने का ये पैटर्न हो गया कि जैसे किसी भी उपन्यास से या किसी भी कहानी से ऐसे पात्रों को लेकर के प्रश्न बन रहा है जिन पात्रों को हम लोग गौण मानते हैं या सबसे विक्षिप्त मानते हैं, उन्हीं को लेकर के पेपर में प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पिछले वर्षों में पेपर कैसा बना था। यदि आप उन पेपरों को देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ें। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा था, हम पीजी में 90% स्कोर किए थे, तो हमारा तो बहुत अच्छा है तैयारी, हिंदी में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, एकेडमिक जो होता है वो अलग बात है। एकेडमिक में आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप प्रस्तावना लिखे, मेन बॉडी लिखे, कंक्लूजन लिख दिया, आपको नंबर मिल गया। आप किसी तरह से भी एग्जामिनर को लपेट देंगे, नंबर आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम में क्या हो जाता है कि आपको जो भी अवबोध स्तर पे क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन सही होते हैं। कोई 20% सही होता है, कोई 50% सही होता है, कोई 15% सही होता है, लेकिन सभी सही होते हैं। आपको उसमें से उस ऑप्शन का चयन करना है जो 100% सही हो। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अवबोध के स्तर पर पढ़ें। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने माइंड को डेवलप करिए और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मान लीजिए कि सन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी भी रचना का सन दिया जा रहा है, उसको सीक्वेंस में लगाना है, आप अपने माइंड को कितना डेवलप कर देंगे, आपकी थिंकिंग पावर कितनी रहेगी कि आप सन के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। यहाँ पे आपको रटना ही है, जहाँ पे रटना है वहाँ पे रटिए, जहाँ पे आपको अवबोध स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे अपने माइंड को बढ़ाइए, पढ़िए। क्योंकि जब टेक्स्ट पीछे का पढ़े रहेंगे तो वो सब चीज़ें आपको नॉलेज में रहेंगी और उन चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और देखिए, पेपर में हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि यदि आपके एग्जाम हॉल में आपका माइंड सेट अगर अच्छा है, आपका दिमाग संतुलित है, आप 15 क्वेश्चन सही करके 30 नंबर आप वहीं पर अचीव कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवबोध के क्वेश्चन लगाए रहिए, उसको प्रैक्टिस किए रहिए ताकि वहाँ पे कर सके। और देखिए, अवबोध के क्वेश्चन को हल करते समय एक प्रॉब्लम ये आती है बच्चों में कि क्या होता है कि एक पोर्शन में आपका जो अपठित है वो दिया रहता है, एक पोर्शन में आपका क्वेश्चन दिया रहता है। तो क्या करते हैं कि अपठित वाले ही प्रश्नों को आप इधर से उधर सर्कल में करते हैं। कुछ लोगों को माउस चलाने में इतनी दिक्कत होती है कि तीर कहीं चली जा रही है। कोई देखिए, उसमें तीर को मैनेज करने का जैसे आप या तो साइबर कैफे में जा करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो आप जैसे माउस पकड़िए, माउस को इतना झकझोर दीजिए कि आपके हाथ में पूरा आपका बोर्ड आ जाए। और क्वेश्चन जो होता है, जैसे पहले मेन बॉडी होती है, क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो
ऑप्शन होता है वो भी दिया रहता है। तो ऑप्शन को हाइड करने का एक ऑप्शन उसमें रहता है, तीर का निशान रहती है, उससे अगर क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है, जो दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 50 क्वेश्चन है, तो वो साइड में हो जाता है। उसके बाद आपका पोर्शन जो है मेन डेस्क पे बढ़ जाता है। उसमें आपका अपठित पूरा पढ़ सकते हैं, सामने से इधर उधर नहीं करना है, सामने से ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपका पूरा दिखने लगता है। तो इससे हल करने में आपका समय का बचत होती है। और अपठित को मैंने ये देखा है या अनुभव लोगों के माध्यम से किया है कि क्या करते हैं लोग कि अपठित हल करते समय लास्ट टाइम में हल करते हैं और उसके लिए उनके पास समय नहीं रहता है, बस उसी तरह से तुक्का लगा करके चले जाते हैं, जबकि इसको आपको समय देने की जरूरत है। यदि आपसे 15 क्वेश्चन अपठित के पूछ रहा है तो आप कम से कम आधा घंटा इसके लिए समय बचा के रखिए और कोशिश करिए कि कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, तभी आपको सफलता ज़्यादा चांसेज होती है मिलने की। और देखिए हिंदी वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये फर्स्ट पेपर से इतना दूर भागते हैं कि फर्स्ट पेपर पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर में सही नहीं हो रहा है, 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट पेपर बहुत कम पढ़ना है, अगर ये आप पढ़ ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना है। सेकेंड पेपर में क्या है, इतना उपन्यास पढ़ना, इतना कहानी नाटक निबंध, पूरा एक ब्रॉड सिलेबस है, जबकि आपका फर्स्ट पेपर के लिए कोई भी किताब दृष्टि का या KVS मैदान का ले लीजिए और उसको पूरा पढ़ जाइए और उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या जितने भी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो फ्री क्लासेज मिलने लगती हैं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि फर्स्ट पेपर को पढ़िए। अब टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, रिसर्च पढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए आप हायर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको आगे जा कर के शोध करना है, हायर में जाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप रिसर्च के पोर्शन को अच्छे से तैयार करिए, टीचिंग को अच्छे से तैयार करिए, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन को तैयार करिए। ICT तो तैयार करना ही है। अभी आप मान लीजिए यूपी हायर का पेपर देंगे, उसमें भी ICT से क्वेश्चन आपका बनेगा फर्स्ट पेपर में, तो आपसे कहीं छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से क्यों ना पढ़ें, अब मान लीजिए नेट निकल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर देना ही है, तो आज से ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों हम इंतजार करेंगे कि मेरा नेट निकल जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, अभी से पढ़िए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी जो मैथ वाला पोर्शन है, यदि आपका मैथ सही है तो आप कर पाएंगे, नहीं सही है तो अब इतने समय में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो काम है ना, वो आप अगर बचपन में मैथ के लिए अच्छी प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे आपको कॉलेज मिले हैं, अच्छे जगह संस्थान से पढ़े हैं, तभी आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं। रीजनिंग तो है, कभी भी लड़का आकर के रीजनिंग की तैयारी करके कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड लेवल एक लेवल पे हो जाता है और वहाँ से वो तैयारी अच्छे से कर सकता है। लेकिन मैथ बीच में आप तैयार नहीं कर सकते हैं, उसके लिए शुरू होता है। तो यदि आपका मैथ पोर्शन कमज़ोर है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इनको मजबूत करिए, इनको मजबूत करके अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए। फर्स्ट पेपर से भागना नहीं है, फर्स्ट पेपर में 25+ अगर रहेगा तभी सही है। मान लीजिए आप हिंदी में 70 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, फर्स्ट में आपका 20-22 क्वेश्चन सही हो रहा है, तभी तो JRF नहीं होंगे। एक मोटी मोटा आंकड़ा है। तो आप ये कोशिश करिए कि फर्स्ट में 30 क्वेश्चन जाए, सेकंड में 70 रहे, तब जा करके आप अच्छे खासे पोजीशन में जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर पढ़िए। उसके बाद बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि कोचिंग करें कि ना करें, क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, क्या सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी कई प्रकार के बच्चे हैं। एक तो होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग क्लासेज में नहीं जा रहे हैं, आपकी तैयारी हो जा रही है। आजकल तो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि रूम पे पढ़ने की इच्छा नहीं। यही कहूँगा कि यदि आपके पास पैसा है और ये समय है कि आप कोचिंग कर सकते हैं तो भाई कोचिंग कीजिए, क्योंकि कोचिंग वाला मेहनत किया है, वो आपके लिए मैटर तैयार किया है, आपको सिर्फ वहाँ से जा करके अचीव करना है। यदि आप अपने मेहनत करते हैं तो आप भी सफल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। कोचिंग वाला आपके लिए इतना संघर्ष कर रहा है, इतने PDF बनवा रहा है, इतने मैटर दे रहा है, इतने प्रैक्टिस सेट लगवा रहा है, तो भाई उसकी मेहनत है, उसके मेहनत को आप लीजिए और उसको अच्छे वे में लगाइए और सफल हो जाइए। बाकी यदि आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यूट्यूब पे बहुत सारे जो टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो फ्री क्लासेज पढ़ा रहे हैं, उनको देखिए। जैसे इसमें मैं 2 नाम लेना चाहूँगा। एक अनुराज एकेडमी है, उसमें रजनीश सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा मैटर देते हैं और उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है,
वो पूरे सिलेबस को लेकर के नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ से बहुत हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद एक हिंदी विथ रीचा करके है मैम, वो भी हिंदी यूजीसी नेट के लिए प्रॉपर वही पढ़ाती हैं और वो अच्छा खासा मैटर देती हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उनका पूरा अलग अलग पोर्शन है, नाटक के लिए अलग से, कहानी के लिए अलग से, तो इस तरह से वहाँ से देख लीजिए। बाकी कुछ आपके टेलीग्राम पे चैनल है जो कि क्विज कराते हैं और कुछ मैटर भी वहाँ पे देते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आप लोग देखने का प्रयास करें। जैसे कि एक चैनल का नाम है हिंदी नेट JRF करके 2024, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसको देखिए। और एक है बातें साहित्य की, उसको हिंदी में टाइप करिए देवनागरी लिपि में, वो अगर टाइप करेंगे तो बातें साहित्य की, वो आपको टेलीग्राम पे वो चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग देखिए। उन दोनों पे मैटर आपको अच्छा खासा मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से भी मैटर कलेक्ट कर सकते हैं और मान लीजिए अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। बाकी ये किताबों को लेकर के बड़ा बच्चे सीरियस रहते हैं कि किताबें लिया जाए कि ना लिया जाए, क्योंकि किताबें मान लीजिए बहुत महंगी आ रही हैं आजकल, सभी किताबें खरीदने का बहुत अच्छा खासा खर्च पड़ जा रहा है। तो देखिए हम तो यही कहेंगे कि भाई आपके पास अगर पैसा नहीं है तो थोड़ा इंतजाम करिए और किताब लेने का प्रयास ज़रूर करें। किताब लेना इसलिए कि अभी देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लगा हुआ है, उसमें पूरा जो आपका प्रोफेसर का पेपर है वो यूजीसी नेट का ही हो टिकटॉक कॉपी है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना ही है तो आप किताबों को अभी से लेना स्टार्ट करिए। और देखिए किताबें ज़्यादा महंगी है नहीं, कहानी तो खैर आप PDF प्रिंट करा सकते हैं, उसमें आपका 200 पेज में लगभग सभी कहानियाँ आ जाती हैं। आप लोग जैसे सभी के यहाँ अलग अलग रेट होगा, बाकी हमारे यहाँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में ही 50 पैसे पर पेज के हिसाब से करते हैं, तो 100 रुपये में हम लोगों का पूरा कहानी प्रिंट हो जाता है। उसी तरह से निबंध का भी है, 150 पेज के करीब आता है आपका निबंध, तो निबंध का भी पूरा PDF आप प्रिंट करा सकते हैं, तो कहानी निबंध तो आपका हो जाएगा। बाकी जो नाटक है, तो नाटकों के लिए आप तो हम यही कहेंगे कि आप लोग नाटक लीजिए। बाकी नाटक महंगे नहीं आ रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो नाटक की किताबें हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। जैसे ये देखिए अंधेर नगरी है, ये 30-35 रुपये की किताब है। उसके बाद ये देखिए दुरुसामनी है, ये भी पतली सी किताब है, ये आप नाटकों को ले सकते हैं। देखिए इतनी पतली सी 30 रुपये की किताब है। आषाढ़ का एक दिन है, इसी तरह से ये किताबें बहुत पतली पतली किताबें हैं। अंधा युग है, तो इन सब किताबों को आप ले सकते हैं। देख रहे हैं कितनी पतली पतली किताबें हैं, तो ये सब किताबों को आप लोग ज़रूर लें और इसको इसकी भूमिका पूरा पढ़ें और इसके जो पात्रों, किस पात्र के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट बोला गया है, इन सब चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करें। और कोशिश क्या करें, पढ़ें। नहीं पढ़ते हैं टेक्स्ट पार्ट तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि करिए कि ले लीजिए, नहीं तो एक दो दोस्त मिल करके आधी किताबें आप लीजिए, आधा वो ले और पढ़िए, क्योंकि जो अपनी किताबें होती हैं ना उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और जिस तरह से आजकल पेपर बन रहे हैं उसमें मैंने ये देखने का प्रयास किया है कि आप किसी भी नाटक का नोट्स नहीं बना सकते हैं। आप बताइए ना कि अंधेर नगरी नाटक में कितना नोट्स बनाएंगे, आपकी इतनी पतली अंधेर नगरी है, 6 अंक है, उसमें सभी अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। यदि आपके पास किताब रहेगी तो उसमें आप ट्रिक कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसमें कौन सा गीत किस अंक में बोली गई है, उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि गीतों का क्रम पूछा जा रहा है, जो भी नाटक से या उपन्यास से उसमें जो भी गीत आए हैं उनको गीतों को दे करके पूछ दे रहा है कि किस सीक्वेंस में आए हैं, इसको बताइए। तो इस चीज़ को बताने के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए, तो किताब लीजिए, किताब पढ़िए, किताब में ही ट्रिक करिए, किताब में ही जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको ऊपर नीचे या कहीं भी उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि किताब पढ़ते समय वो सब दिखाई दे सके। बाकी फर्स्ट पेपर के लिए आप दृष्टि का किताब ले लीजिए, अगर आपके पास KVS मदान की किताब है तो वो भी ठीक है, इन दोनों में से कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। और सेकंड पेपर के लिए मैं तो यही कहूँगा कि सेकंड पेपर के लिए जो दृष्टि की किताब आई है उसको आप लेने का प्रयास करें, और आपके पास पहले की दृष्टि किताब है जो पहला संस्करण, दूसरा संस्करण या तीसरा संस्करण, उन सब से बेहतर इस समय 5वां संस्करण आया है, और उसमें जो उसका मैटर दिया गया है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, और वर्तमान में जो आपके पिछले साल पूछे गए पेपर हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। 5वां संस्करण की किताब आई हुई है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वाली किताब है, इसको आप लोग ज़रूर लें।
इस किताब में कमोबेश पूरा आपका जो यूजीसी नेट का मैटर है वो पूरा कवर किया गया है। आपके 10 सिलेबस इसमें समाहित हैं। यदि आप कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए साहित्य दर्पण पढ़ते हैं या सरस्वती पांडे पढ़ते हैं या मान लीजिए पुनीत राय पढ़ते हैं, उन लोगों में जितना मैटर दिया गया है वो सब मैटर इसमें है ऑलरेडी। तो जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी दूसरे जब कहते हैं कि ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, जो किताब पढ़ रहे हो उसी को कई बार पढ़ना चाहिए, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, तो ये चीज़ें अच्छी। तो देखिए किताबों पर तो हम लोग बात कर लिए। अब ये देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को, जैसे मान लीजिए आपके पास समय कम है और आप कम पढ़ना चाहते हैं और उसमें भी सफलता लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेपर में सिर्फ एक किताब लीजिए दृष्टि की, उसको पूरा पढ़िए और उसको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए भी मैं कहूंगा कि जो दृष्टि का नेट जेआरएफ के लिए नया संस्करण आया है उसको लेने का प्रयास करें और उसी को पढ़ें। उसमें सफिशिएंट मैटर दिया गया है, आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। और उसके साथ ये कहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट लीजिए जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगा, यूथ का एजीटी का जो भी आप ले सकते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए भी लीजिए और सेकंड पेपर के लिए भी लीजिए और उसके पिछले साल के 2-3 पेपरों को सॉल्व करिए और आप ये पाएंगे कि जैसे पढ़ते समय किन पोर्शन को हमको पढ़ना है, किन पोर्शन को नहीं पढ़ना है, किन को छोड़ने की जरूरत है, वो सब चीजें समझ जाएंगे और उसको आप लोग लीजिए पढ़िए और ये समझने का प्रयास करिए कि आपको कैसे पढ़ना है। यदि आप किताबों को पढ़ते समय उससे क्वेश्चन बनाना मतलब समझ सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप पेपर में जैसा प्रश्न आएगा उसको डील कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इन किताबों को लीजिए और उसको पढ़िए और प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिए, प्रैक्टिस करिए और ये कोशिश करिए कि कम से कम एक बैठक में 3 घंटे पढ़िए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। क्या होता है कि लड़का एग्जाम हॉल में जाता है पूरे एनर्जी के साथ, 1 से 1.5 घंटे बैठा, पेपर हल किया, स्क्रीन पे देखा, उसके बाद क्या हुआ कि एकदम लुंज पुंज हो गया, एकदम थकान लगने लगी, नींद आ रही है, भाई पेपर कैसे हल करें। वहां से उसका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, थोड़ा भी जहाँ पे माइंड लगाना है वहां पे माइंड लगाने से वो इधर उधर हो जाएगा, वो क्वेश्चन चला जाएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि दिन में एक बार 3 घंटे बैठ करके पढ़ने का प्रयास जरूर करें। बीच में आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन 3 घंटे बैठने का प्रयास जरूर करें और उसमें थकान आपको ना हो रही हो तो मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में यही कहूंगा कि देखिए इस बार जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था उसमें 383 बच्चे जेआरएफ हुए थे, जिसमें आपका फिजिकल हैंडीकैप से लेकर के एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल एक्स सर्विसमैन ये सब लोग थे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से हिंदी में 55,000 के करीब पेपर में अपीयर हुए थे, फार्म तो भरा गया था 83,000 के करीब, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 383 बच्चे जेआरएफ हुए हैं, 4,000 के करीब नेट हुए हैं और एक तीसरा रिजल्ट आया था ओनली फॉर पीएचडी के लिए, तो उसमें 10,000 के करीब बच्चे हुए हैं। यानी कि ये मान के चलिए कि अभी भी आपके साथ पिछले साल के जो बच्चे हैं वो 70,000 बच्चे करीब फाइट करेंगे फिर से आपके साथ, यानी कि वो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, आप नए हैं, तो आपको भी उनके साथ डील करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और इनको डील करने की कोशिश करनी है। क्या होता है ना कि जो पिछले वर्ष के बच्चे होते हैं वो कभी कभी समय के, आप लोग शिद्दत से लगिए और पेपर की तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। और क्या होता है कि कभी कभी कुछ बातें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ और जानना चाहते हैं कि मतलब नेट के लिए और कैसे अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए, कोई टॉपिक आपका कमजोर हो उसके बारे में डिस्कशन करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लोग बात करेंगे फिर से, ठीक है। नमस्कार।